हरे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। तो आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। विरेचन का शाब्दिक अर्थ है। ग्रीक चिकित्सा में कैथारसिस की चर्चा आती है। अरस्तु ने यह शब्द वहीं से ग्रहण किया। उसका कारण यह था कि ग्रीक चिकित्सा में कैथारसिस की चर्चा आती है। अरस्तु ने यह शब्द वहीं से ग्रहण किया। उसका कारण यह था कि एक तो अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा के चिकित्सक थे और दूसरी ओर एथेंस आने से पूर्व अरस्तु स्वयं चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हिंदी में कैथारसिस के लिए विरेचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो भारतीय चिकित्सा का शब्द है। वह उपचार के उसी रूप से संबंधित है जो उपचार ग्रीक चिकित्सा के कैथारसिस के नाम से जाना जाता था। अपच या कुपच आदि को दूर करने के लिए दस्तावर दवा देना। हिंदी में कुछ लोगों ने इसके लिए रचन तथा परिष्करण आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है, किंतु अब विरेचन ही प्रचलित है। विरेचन का स्वरूप। व्याख्याकारों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के प्रायः 3 अर्थ किए हैं। पहला धर्मपरक अर्थ, दूसरा नीतिपरक अर्थ और तीसरा कलापरक अर्थ। डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी की मान्यता है, विरेचन से अरस्तु का मंतव्य निश्चय ही भावावेगों के किसी न किसी प्रकार के विरेचन से था। ट्रेजेडी को देखकर व्यक्ति जिस मनस्थिति में आता है, वह आवेगों के विरेचन की ही देन होती है। शांत चित्त और आवेगों के दबाव से मुक्त। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा 3 कार्य संपन्न करती है। नवीन दृष्टि देती है, कला स्वाद प्रदान करती है और चित्त को शांत करती है। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा 3 कार्य संपन्न करती है। नवीन दृष्टि देती है, कला स्वाद प्रदान करती है और चित्त को शांत करती है। इन्हीं 3 अवस्थाओं के आधार पर अरस्तु ट्रेजेडी की काव्य की उपयोगिता सिद्ध करना चाहते थे और प्लेटो के आरोप का विधिपूर्वक खंडन करना चाहते थे। प्रोफेसर डेविस डेशी का मत है कि अरस्तु को अपने इस उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त होती है। वे तीनों अवस्थाओं के आधार पर प्लेटो के आरोप को सदा के लिए निरस्त भी कर देते हैं। परवर्ती आचार्यों ने विरेचन के 3 अर्थ किए हैं: धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। धर्मपरक अर्थ है, विरेचन का धर्मपरक अर्थ है अरस्तु के व्याख्याकारों में प्रोफेसर गिलबर्ट मोरे और लिवी ने विरेचन की धर्मपरक व्याख्या प्रस्तुत की है। धर्मपरक अर्थ की एक विशेष पृष्ठभूमि है। इसका संबंध धार्मिक उत्सवों से है। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे को कथन है कि यूनान में दियोन्यूसस नामक देवता से संबद्ध उत्सव अपने आप में एक प्रकार की शुद्धि का प्रतीक था, जिसमें विगत समय के कलुष और पाप एवं मृत्यु संसर्गों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार बाह्य विकारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति का यह उपाय अरस्तु के समय में धार्मिक संस्थाओं में काफ़ी प्रचलित था। उन्होंने इसका लाक्षणिक प्रयोग उसी के आधार पर किया है और विरेचन का अर्थ हुआ बाह्य उत्तेजना और अंतः में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि और शांति। विरेचन का नीतिपरक अर्थ है। बार्नेज नामक जर्मन विद्वान ने विरेचन की नीतिपरक व्याख्या की है। उसके अनुसार बार्नेज नामक जर्मन विद्वान ने विरेचन की नीतिपरक व्याख्या की है। उसके अनुसार मानव मन अनेक मनोविकारों से आक्रांत रहता है, जिनमें करुण और भय मूलतः दुखद मनोवेग है। त्रासदी रंगमंच पर अवास्तविक परिस्थितियों द्वारा इन्हें अतिरंजित रूप में प्रस्तुत कर कृत्रिम अस्पष्ट उपायों से प्रेक्षक के मन में वासना रूप में स्थित इन मनोवेगों के देश का निराकरण और
उसके परिणाम स्वरूप मानसिक सामंजस्य की स्थापना करती है। अतः विरेचन का नीतिपरक अर्थ हुआ मनोविकारों के उत्तेजन के उपरांत उद्वेग का शमन और तज्जन्य मानसिक विशुद्धता। वर्तमान मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषण शास्त्र भी इस अर्थ की पुष्टि करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की साधक होने के कारण यह पद्धति नैतिक मानी गई है। विरेचन का कलापरक अर्थ। प्रोफेसर बूचर की मान्यता है कि यह विरेचन केवल मनोवैज्ञानिक अथवा निदान शास्त्र के एक तथ्य विशेष का वाचक न होकर एक कला सिद्धांत का अभिव्यंजक है। त्रासदी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, वरन इन्हें सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना है। इनको कला के माध्यम में ढाल कर परिष्कृत अथवा स्वच्छ करना है। प्रोफेसर बूचर के अनुसार विरेचन का कलापरक अर्थ है पहले मानसिक संतुलन और बाद में कलात्मक परिष्कार। डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि विरेचन में कलास्वाद का सहज अंतर्भाव नहीं है। विरेचन के द्वारा नवीन दृष्टि भी प्राप्त होती है और मन शांति भी, किंतु उन दोनों को कलास्वाद तक खींच लाना गलत है। यह विरेचन के मंतव्य से सर्वथा बाहर की वस्तु है। उनका कथन है, विरेचन कलास्वाद का साधक तो अवश्य है, परंतु विरेचन में कलास्वाद का सहज अंतर्भाव नहीं है। अतः विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना कदाचित न्याय नहीं है। प्रोफेसर बूचर ने विरेचन के दो पक्ष माने हैं, एक अभावात्मक और दूसरा भावात्मक। विरेचन सिद्धांत की देन। विरेचन सिद्धांत की देन बहुविध है। पहली देन तो यही है कि उसी ने प्लेटो द्वारा लगाए गए आरोप का निराकरण करके सदा के लिए उस आरोप को निरस्त कर दिया। दूसरी देन यह है कि उसने गत कितने ही वर्षों के काव्य शास्त्रीय चिंतन को किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रभावित किया। उसके समर्थन और विरोध की कहानी ही एक प्रकार से पश्चिमी काव्यशास्त्र के विकास की कहानी है। विरेचन सिद्धांत की एक महत्ता यह भी है कि उसे कभी कभी समर्थ आलोचकों का भी बल मिला है, जिनमें आर्य रिचर्ड्स महत्वपूर्ण है। रिचर्ड्स की समीक्षा का मूलाधार है अंतर्वृत्तियों का समंजन, और इस धारणा के मूल में विरेचन स्पष्टतः सक्रिय दिख पड़ता है। समंजन के द्वारा भी अंततः वही उपलब्ध होता है जो विरेचन का प्राप्य है। आवेग के अवांछित अंशों से छुटकारा, चित्त का शांत हो जाना, व्यर्थ के दबावों से मुक्त होने के बाद शांति का अनुभव करना, भले ही वह आनंद अवस्था ना हो, उस जैसी भी ना हो, किंतु उसकी भूमिका अवश्य ही होना चाहिए।